अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं हसनैन वहाब। नाम निहात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर जारहाना हमले में जिल्लत आमेज शिकस्त, बुरी तरह नाकामी, रुसवाई और जग हसाई की खिफत मिटाने के लिए भारत की मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन महादेव के नाम से एक नए जंगी मनसूबे का ऐलान कर दिया है, जिसका बुनियादी मकसद पूरे भारत में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ फैली हुई मायूसी के असरात पर काबू पाना और मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए बेगुनाह कश्मीरियों को दहशतगर्द करार देकर जाली मुकाबलों में उनका खून बहाना है। इस सिलसिले की पहली कार्रवाई श्रीनगर कश्मीर में की गई, जहां फर्जी मुकाबले में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत की ये चाल पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पेश खैमा साबित हो सकती है। सिक्योरिटी जराये का यह कहना है कि भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों की इस मंसूबे के तहत शहीद करके ऐलान किया जाएगा कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। इस तरह उन्हें सरहद पार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस करार देकर पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग शुरू की जा सकती है, ताकि भारत में हालिया जंग में शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत के खिलाफ पैदा होने वाली नफरत को कुछ कम किया जा सके। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा खेज बहस के दौरान मोदी हुकूमत पर अपोजिशन अरकान ने जबरदस्त हमले किए और जंग में हजीमत पर तल्ख सवालात उठाए। वजीर दिफा ने जब ये कहा कि हमने जंग के तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए, इसलिए ऑपरेशन को रोक दिया है, तो अपोजिशन ने सवाल किया कि जब जंग जीत रहे थे तो ऑपरेशन सिंदूर रोकने की क्या जरूरत थी, जिसका नरेंद्र मोदी के वजीर कोई जवाब न दे सके। अमेरिकी सदर ट्रंप अब तक कमोबेश 30 बार जंग बंद कराने का दावा कर चुके हैं, मगर भारतीय वजीर खारजा ने ऐवान को यह बताया कि ट्रंप ने तो 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी को तो टेलीफोन ही नहीं किया, ये तो पाकिस्तान ने जंगबंदी की गुजारिश की थी। एक और रुकन ने पार्लियामेंट में यह कहा कि मोदी साहब जब तक सच छुपाएंगे हम उनसे सवालात पूछते रहेंगे। उस पर वजीर दाखिला अमित शाह साहब सच बताने के बजाय बरहम हो गए और कहा कि अपोजिशन के ये साहब दुश्मन मुल्क की वकालत कर रहे हैं। ये मोदी सरकार का पुराना वतीरा है, जब जवाब नहीं होता तो इल्ज़ाम लगा देते हैं, जिस तरह अपने ही रुकने पार्लियामेंट पर यह इल्ज़ाम लगा दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कल 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात और गुफ्तगू की और कहा कि फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त खाने वाला भारत प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत ला रहा है। फील्ड मार्शल ने भारत की जानिब से दहशत गर्द ग्रोहों की खुली सरपरस्ती की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारत बलूचिस्तान के अवाम की गहरी हुब्बुल-वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। भारत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है और भारत की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। भारत अमेरिका को अपना सबसे मजबूत साथी समझा करता था। अमेरिका ने भी भारत पर 1 अगस्त से 25% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। ये अमेरिका की जानिब से भारत को यौम आज़ादी का तोहफा दिया गया है। भारत पर 25% टैक्स आयद कर दिया है सदर ट्रंप ने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये लिखा कि भारत की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा तरीन हैं। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान की भारी मिकदार रूस से खरीदी है। ट्रंप ने मजीद ये कहा कि भारत चीन के अलावा रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। अब भारत पर न सिर्फ 25% टैक्स आयद किया गया है, बल्कि भारत एक और इजाफी जुर्माना भी अदा करेगा। भारतीय हुकूमत का भी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। भारतीय हुकूमत का यह कहना है कि 2 तरफा तिजारत पर अमरीकी सदर के बयान का नोटिस लिया गया है। हुकूमत कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को तमाम मद्देनजर रखते हुए जरूरी इक़दाम करेगी। अब जब नरेंद्र मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पार्लियामेंट में आमने सामने आए तो क्या हुआ पार्लियामेंट में, जरा देखिएगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। Donald Trump has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire. ये बयानात आप देख लें और इससे अंदाज़ा लगा लें कि भारत में तकसीम की शिद्दत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर पर जो झूठ बोला गया, भारत उसको चाहकर भी छुपा नहीं पा रहा है। जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया
उसका कोई मोदी सरकार के पास जवाब नहीं है। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार्का हक में पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी पॉलिटिकल क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान का हर नौजवान, हर बच्चा, हर बुजुर्ग पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ आप भारत का चेहरा देख लें, भारत के पार्लियामेंट के ये मनाजिर थे, ये शॉट्स थे, जहां पर तकसीम इस वक्त भारत नजर आ रहा है। अब होने क्या जा रहा है? भारत का जो ऑपरेशन महादेव है उसके मकासद क्या हैं? भारत क्या कुछ कर सकता है और भारत क्या शरारत करने की कोशिश कर रहा है? इस पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राना जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। बहुत शुक्रिया राना जावेद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राना जावेद साहब, क्या सूरत हाल अब बनती देख रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव का आना, फिर लोकसभा में जो हो रहा है, राहुल गांधी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद, सवालात उठाए जा रहे हैं लेकिन जवाब कोई नहीं दिया जा रहा और सवाल करने वाले को ये कहा जा रहा है कि ये तो वकालत कर रहे हैं दुश्मन ममालिक की। क्या कहेंगे सर? देखें, इस इश्यूज के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक बात बड़ी ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ये कुछ हिंदुस्तान की जो धमकियां हैं उनको एम्पलीफाई कर रहे हैं कि शायद हिंदुस्तान बदला लेने के लिए दोबारा हमला कर दे। मेरा ख्याल ये है कि इसके पीछे सियासी मकासद हैं। हिंदुस्तान कोई ऑपरेशन सिंदूर, कोई और नाम ले लें, पाकिस्तान के ऊपर जो है मुस्तकबिल करीब में हमला करने वाला नहीं है। उनको बहुत बुरी तरह मार पड़ चुकी है, ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान एयर फोर्स ने उनको मारा है, तो वो इस वक्त उनकी वो सदमे में है और वो सालों साल लगेंगे उनको तैयारी करने के लिए। और चाइना का फैक्टर बहुत डोमिनेट करता है। और दूसरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो डिबेट शुरू हो गई है, वो कांग्रेस ज़ाहिर है वो सियासी मकासद के लिए उसको ज़ाहिर हाईलाइट करेंगे। और ब्रॉडर पिक्चर ये है कि हिंदुस्तान ने जो झूठ बोले हुए हैं अपनी कौम के साथ, ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई है वो जीत गए। आप अंदाज़ा करें, वो जनरल बख्शी जो रिटायर्ड जनरल है वो इस लेवल के ऊपर झूठ बोलता है जी। और वो कहता है कि देखें, ये जो पाकिस्तान जो रावलपिंडी में हमला किया गया था उसमें 100 लोग के करीब जो पाकिस्तानी जो है वो मारे गए। दिस इज अ कंप्लीट नॉनसेंस। आप झूठ बोलें उसकी कोई थोड़ी बहुत तो बेस होनी चाहिए ना। तो आप इस किस्म के झूठ बोलने के बावजूद अवाम को पता चल गया कि ये सब बकवास है, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सके। और मेरा ख्याल है कि जो चीज़ हमारी फौज ने ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया फॉर पॉलिटिकल रीजंस, वो ये है कि हमने इवन के जो सियालकोट के सेक्टर में उनके काफ़ी सारी चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया था और उसको और कश्मीर में कोई हम 8 से 10 किलोमीटर अंदर थे। अब प्रॉब्ली हम विड्रॉ कर चुके हैं। उनको ना सिर्फ पीएफ ने मारा है बल्कि हमारी जो ज़मीनी फ़ौज है, बड़ी फ़ौज है, उसने भी मारा है और अच्छा खासा मारा है। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कांग्रेस जो है वो उसको सियासी तौर पे एक सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रही है। और जो ओवरऑल ट्रेंड हिंदुस्तान के अंदर जो नजर आ रहा है वो ये है कि बीजेपी की वो साख जो है, सियासी साख जो है, वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं रही जो कुछ अर्सा पहले थी। 2019 में उन्होंने हमला किया, मुंह की खानी पड़ी, लेकिन प्रोपेगेंडा किया कि देखें जी हमने बैरियर्स तोड़ दिए हैं और हम अब दोबारा जो है पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। और अब की जो सूरत हाल है इसमें चूंकि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की बेइज्जती हो चुकी है और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि अमेरिका का ये ख्याल था कि ये हमारा पिट्ठू है, चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका को अंदाज़ा हुआ कि ये तो पाकिस्तान ने इसको बहुत बुरी तरह मार दिया है, चाइना के खिलाफ हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमारे आर्मी चीफ को वाशिंगटन में बुलाया गया, उनको ये जो डिस्टिंक्शन दी गई, हमारे जो पीएफ के चीफ है उनको अमेरिका के अंदर बुलाया गया। तो कहने का मकसद है एसेंशियली कुछ लोगों का ख्याल है कि पीएफ के चीफ को बुलाया गया ताकि उनसे ब्रीफिंग ली जाए और पता चलाया जाए कि हिंदुस्तान की जो कमजोरियां हैं एयरफोर्स की किस लेवल के ऊपर है। तो एसेंशियली इंडिया हैज टर्न आउट टू बी वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर द अमेरिकन। बिल्कुल सही है। और अंजाम साहब, आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल मोदी की सियासी साख तो खराब हुई है, लेकिन
जो उनका बयानिया था, जो वो सेल आउट करना चाह रहे थे ना कि अपने मुल्क में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो बाहर भी नहीं बिक सका है। उनका बड़ा वफ्द गया और उन्होंने दौरे किए, पाकिस्तानी वफ्द भी दौरों पर उस वक्त मौजूद था, लेकिन जो बयानिया वो सेल आउट करना चाह रहे थे वो बिका नहीं। फिर अब जो ऑपरेशन महादेव का बयानिया वो शुरू करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ के लोकली जो लोग हैं, इंडियंस हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते रहे, क्या वो इस बयानिए को बाय करेंगे इतनी नाकामी के बाद भी? देखें, हिंदुस्तान को कुछ मीनिंगफुली करना पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर ना। वो मुझे होता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी एयरफोर्स इस वक्त इतनी ज्यादा थकी हुई है और इतनी ज्यादा खौफजदा है कि उन्होंने राइफल्स त्यारे, जो बहुत, मैं समझता हूं कि बुरे त्यारे नहीं है, कतर भी उसको इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को चूंकि उसकी पता था और पाकिस्तान ने उसको, पाकिस्तान एयरफोर्स पे शूट डाउन किया है, अब हिंदुस्तान ने उसको गर्म कर दिया। आज आके मुद्दा जो है वो त्यारों के ऊपर, जो जंगी जहाज हैं उनके ऊपर डाला जा रहा है। असल मसला ये है कि हिंदुस्तान के जो पायलट हैं, आप देख लें 1965 की जंग देख लें, और अभी हम देख लें, पाकिस्तान एयरफोर्स का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसने हमेशा हिंदुस्तान की एयरफोर्स के ऊपर एज रहा हुआ है। तो जो मर्जी नया ऑपरेशन का नाम दे लें, लोगों को यकीन दहानी करा लें, मेरा नहीं ख्याल कि बीजेपी की गवर्नमेंट, मैं कहूंगा कि आरएसएस की गवर्नमेंट जो है वो अपनी साख बहाल कर सकेगी। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो बहुत खुश हैं, उसकी वजह ये है कि जिस तकब्बर से ये जो मोदी है और इस आरएसएस का एजेंडा जो फॉलो कर रहे थे, और जिस तरह वो कह रहे थे कि हम बांग्लादेश को अनेक्स करेंगे, पाकिस्तान को अनेक्स करेंगे, पाकिस्तानी कश्मीर लेंगे, जीबी लेंगे, ये सारी जो उनकी वाहियात बातें थी, अब लोगों को भी अंदाजा हो गया था कि ये सब के सब जो है पॉलिटिकल स्टंट है, इस पे कोई एक्चुअली वर्थ नहीं है। तो मेरा ख्याल ये कि अब हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर देयर पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर सेंस प्रिवेल्स, और पाकिस्तान के साथ किसी लेवल के ऊपर वो नेगोशिएशन शुरू कर लें। आप अंदाजा करें कि सार्क जो है वो डिसफंक्शनल है गुज़श्ता 10-12 साल से, और उसके पीछे क्या वजह है? मोदी। और बुनियादी तौर पे करवाना क्या चाह रहे हैं जी, कि हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को रीजन में आइसोलेट कर रहे हैं, हम दुनिया में आइसोलेट कर रहे हैं, हम अरब कंट्रीज के अंदर इनको आइसोलेट कर रहे हैं। चाइना के साथ मिलकर एक नया फोरम डेवलप हो रहा है, हिंदुस्तान आइसोलेट हो चुका है। कौन सा इनका हमसाया मुल्क है जिनके साथ इनके ताल्लुकात ठीक हैं? तो मेरा ख्याल जो ब्रॉडर पिक्चर है, इस वक्त पाकिस्तान, चाइना हिंदुस्तान को घेर रहा है रीजनली, इस अंदाज में कि बांग्लादेश, नेपाल और जितने भी बाकी, श्रीलंका है, रीजनल कंट्रीज हैं, उनके साथ चाइना के जो ताल्लुकात है, उनका जो बीआरआई प्रोजेक्ट है वो एक्सपेंड कर रहा है, उनकी पोर्ट्स के ऊपर चाइनीज प्रेजेंस आ रही है। तो कहने का मकसद है जो ब्रॉडर पिक्चर डेवलप हो रही है, वो जो हिंदुस्तान है वो कॉर्नर हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। मुनव्वर हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुनव्वर हुसैन साहब, आप क्या समझ रहे हैं, क्या एजेंडा है भारत का? अब इतनी नाकामियां हो गई, ऑपरेशन सिंदूर को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, आपकी पार्लियामेंट के अंदर सवालात उठाए जा रहे हैं, सवाल करने पर फिर अमित शाह की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो सवाल कर रहा है उसको ये कहा जा रहा है कि आप दुश्मन मुल्क की वकालत कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब जवाब नहीं होगा तो इल्ज़ामात तो वो लगाएंगे किसी तरह अपनी फेस सेविंग के लिए। जो ऑपरेशन महादेव का नाम अब इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद? पहले तो बहुत शुक्रिया, अपने शो में मदऊ किया। बुनियादी तौर पे भारत न फकत ये कि क्राइसिस में हार गया है पाकिस्तान से, न फकत ये कि आपने फजाई जो झड़पें पाकिस्तान के साथ की, जिसका जिक्र अभी तफसीलन ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, नफ्सियाती जंग भी भारत हार चुका है, और नफ्सियाती जंग पहले दिन से हार चुका था। बिकॉज जैसे ही भारत ने यहाँ पे मासूम शहरियों पे हमला किया, उसके 26 मिनट के बाद डीजीएमओ भारत के, उन्होंने पाकिस्तानी डीजीएमओ से फोन पे राब्ता किया और मिन्नतें और तरले करना शुरू कर दी कि हमने आपके फौजी अड्डों पर तंसीबात पे हमला नहीं किया, तो आप हम पे हमला न करें। इसके बाद दूसरी बड़ी मिसाल आपके सामने है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कम अज कम 29 बार इस जंग बंदी का जिक्र किया है, भारतीय तैयारों के गिरने का जिक्र किया है, और फिर जब से भारत की जग हसाई हुई है, शिकस्त हुई है, उसके बाद आप देखें ट्रंप साहब ने एक लेटर भी लिखा है पुन्नू साहब को, जिसको भारत मारना चाहता था, और उससे इशारा मिलता है कि ट्रंप साहब पुन्नू की फाइल खोल सकते हैं, और जब पुन्नू की फाइल खोल सकते हैं तो इसका मतलब भारत के ऊपर मजीद प्रेशर आ सकता है, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि भारत के हवाले से अमेरिका की 3P पॉलिसीज हैं: प्रेशराइजिंग इंडिया, पुटिंग इंडिया ऑन इट्स राइट साइड, और प्रोजेक्शन ऑफ यूएस पावर। तो लिहाजा वो आपको इस केस के अंदर नजर आ रही है, और जब अगर ये फाइल खुलती है तो इसका मतलब भारतीय डीप स्टेट के लोग जो मुलव्विस हैं
इस प्लॉट के अंदर, और इससे पहले कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के अंदर, वो सारे गिरफ्तार होंगे, उन सबको सजाएं मिलेंगी और भारत के साथ मामलात और हद तक खराब होंगे। फिर आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट भी किया, आपके नजरों से गुजरी होगी, आपके नाजरीन जानते होंगे, 25% टैरिफ उन्होंने मजीद आयद कर दिया कि हमारा बज़ाहिर दोस्त था लेकिन हमारे खिलाफ सारे उन्होंने किया। अब इस सारे मामले में जो मैं हमेशा कहता हूं, आपके पहले भी प्लेटफॉर्म पे कहा कि भारत की जो पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी है ना, जो आप बात कर रहे हैं अजीत दोवल की, वो 3D पॉलिसी है, वो बड़ी वाज़ेह है। डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान थ्रू टेररिज्म, और ये जो फेटअप में बार बार जाना है, डिमोनाइजिंग पाकिस्तान, EU डिसइंफोलैप हुआ, ANI की झूठी खबरें हमारे सामने हैं, आपकी जो 5th and 6th जनरेशन वॉरफेयर पाकिस्तान के ब्रेन वॉशिंग जो करने की अटेम्प्ट, नाकाम कोशिश रही है हमारे नौजवानों की, और डी ट्रैकिंग पाकिस्तान फ्रॉम द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जहां पे ये वाटर टेररिज्म नजर आती है, जहां पे हमारे यूथ को जो है गलत डायरेक्शन में डालने की कोशिश की जाती है, तो ये 3D पॉलिसी है। लेकिन हमारा जवाब बड़ा कंप्रीहेंसिव है, हमारी है 3 C's पॉलिसी: कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन विद रीजनल एंड एक्स्ट्रा रीजनल पार्ट्स, और यही वजह है कि आज आपके मौक़िफ़ को हर जगह पजीराई मिल रही है, जिसका जिक्र बेरखेड़ी साहब ने भी किया। दूसरा, कोऑपरेशन स्पेशली विद आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, और आप देखते हैं कि जो हमारे क्रिटिकल टाइम्स में हमारे साथ खड़ा है, हम उनके साथ खड़े हैं, जिसके बारे में आर्मीनिया के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती की है कि हमने पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखे। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके साथ एक दफा दोस्ती लगाता है, उसके साथ खड़ा होता है, जिस तरह अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ। और तीसरा, हमारी कनेक्टिविटी की CPEC के जरिए, जहां पे हम प्राइमेसी ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां पे हम पूरे रीजन की डेवलपमेंट की बात करते हैं, मेरा ख्याल है हमारी स्ट्रेटेजी उसमें सक्सेसफुल नजर आती है। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि आपने वो देखा होगा P चिदम्बरम साहब का बयान, उन्होंने कहा कि भारत की जो मिलिट्री क़यादत है वो इतनी ज़्यादा तकसीम नज़र आ रही है कि हर फोरम पर हमें अलग बयान सुनने को मिल रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कुछ और बात करते हैं, डिप्टी आर्मी चीफ कुछ और बात करते हैं, फिर आर्मी चीफ एतराफ़ कर लेते हैं कि जी तैयारे शायद गिरे हैं। क्या प्रोफेशनल आर्मी इस तरह से रिएक्ट करती है? दूसरी चीज़ ये सर, ये भी बताइएगा कि हम देख रहे थे कि सियासी क़यादत बिल्कुल गायब थी, फिर जब कल पार्लियामेंट में लोकसभा में इजलास हुआ तो फिर सवालात किए गए, जवाबात अभी तक कोई नहीं है उनके पास। जी, जवाब हो भी नहीं सकता, बिकॉज देखें ये जो 2 अटैक्स हुए हैं, थोड़ा मैं बात को बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। एक पाकिस्तान से लेने से जून ईरान से होते हैं, इनको थोड़ा लिंक करके देखते हैं। बेसिकली पाकिस्तान ईरान फॉर्म द साउथ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ ग्लोबल साउथ, इसको लीड करते हैं रशिया और इंडिया। और अगर CPEC का प्रोग्राम देख लें, बाकी जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वगैरह है, और किसी हद तक इसका लिंक था गजा वॉर के साथ भी। ये 2 स्टेट थी जो डिफाई कर रही थी फोर्सेस को, और इनके 2 गुंडे हैं, एक नेतन्याहू है इजराइल में और एक मोदी है। अच्छा, भारत की फिर एक बिच कैलकुलेशन दे एक्चुअली वर्क ऑन बिहाफ ऑफ पीरियड फोर्सेस, जिस तरह नेतन्याहू ने किया गजा के साथ, तो हम वो करेंगे। इसमें 2-3 आई थिंक इनके साथ प्रॉब्लम हुई। एक तो एक एरोगेंस थी, और थैंक्स गॉड कि एरोगेंस का बबल भी आई वुड से फट गया है। और किसी हद तक साउथ एशिया में आपने देखा कि बड़ा हो रहा था, पाकिस्तान में डिस्कस होता था कि बहुत इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर एंड ऑल दैट। और तीसरा, इट वाज आई थिंक दैट एनालिसिस इतना ज्यादा गलत होना, और उसी वजह से आप देखें जब शिकस्त हुई है तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन नाउ बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप। और ये डिवाइड मुझे लग रहा है कि जो एजेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट सेट किया गया था, विच वाज अ रीजन चेंज एजेंडा, बिल्कुल था, इट वाज अ प्रॉपर अटैक। बिल्कुल नहीं था जी कि इन्होंने जो है मेनली इट वाज टू सी द रिस्पॉन्स। और पुराना खासा पाकिस्तान साउथ डाउन हो जाता तो चीजें फिर आगे बढ़नी थी। फिर जो है TPP, DLA और एक पोलिटिकल पार्टी को आगे किया जाना था, जिसके बारे में बड़ी उम्मीद थी। मैं खुद इनके प्रोग्राम में जाता हूँ, देवर कॉलिंग द पोलिटिकल पार्टी कि आप अटैक करें पाकिस्तान। तो जब ये आई थिंक अलग फजल से पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले इनको आई थिंक स्ट्राइक बैक किया, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने अपने लॉन्ग रेंज ऑपरेशन की मदद से 26 अटैक किया, तो ये दिस बिकेम अ सरप्राइज फॉर देम। और वहां से आपने देखा है कि हाथ की उलट होना शुरू होगी। इस वक्त ऑनेस्टली हालत यह है कि इंडिया के अंदर बीजेपी के अगेंस्ट रजीम चेंज की बात चल पड़ी है। देयर इज ऑलरेडी कॉल फ्रॉम सुब्रमण्यम स्वामी है, जिससे आपने देखा कि पार्लियामेंट में लोकसभा में जो अपोजिशन है स्पीकर ने आड़े हाथों लिया है। अभी उसमें साफ है जब आपकी स्ट्रेटजी नाकाम हुई, एनालिसिस नाकाम हुआ, तो फिर ये फॉलो आउट आता है। इसलिए डिफीट जो है ये हमेशा ऑर्फन होती है। दैट्स व्हाई अभी ट्रम्प इनको बंधन कर रहे हैं
एक ऐसा मुल्क जिसको हमने चाइना के अगेंस्ट तैयार किया था एज अ काउंटर वेट एंड एशिया प्रिवेट एंड क्वाड में बहुत बड़े टेस्ट के सकते थे, दे कुडंट हैंडल पाकिस्तान, तो व्हाट टू टॉक ऑफ चाइना। तो बहुत ज्यादा आई थिंक भारत की तस्वीर को नुकसान हुआ उनकी एरोगेंस की वजह से। मेरे ख्याल में भी ये रोल बैक शुरू होगा और बजाय खुदा खास्ता पाकिस्तान के स्टार्ट हैपनिंग इन इंडिया, इसमें जितनी भी एंटी फासिस्ट फोर्स अरे करेंगी और मोदी साहब को इवन विद इन आई थिंक आरएसएस से बड़ी इनडायरेक्टली कॉल्स आ रही हैं। आरएसएस की अपनी एक एसओपी है कि आप जो 75 साल से ज्यादा पब्लिक ऑफिस होल्ड ही कर सकते हैं। मोदी ने खुद इसके थ्रू अडानी वगैरह को, खासकर अडवाणी साहब को आउट किया था, वो बूढ़े हो गए। तो नाउ ही इज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज 75th बर्थडे नेक्स्ट मंथ और कॉल्स आ रही है 75 के बाद आप तशरीफ ले जाए। और दोवल साहब भी 80 साल के हो गए, उनके भी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आई थिंक आई वुड से बशीदा किस्म की लीडरशिप को निकाला जाए। और बाकी जिसके आई थिंक 4 चवल हैं, जिसमें जो एडवाइजर कह लें या मेन मिनिस्टर में अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोवाल है और फिर जयशंकर है जो पढ़ा लिखा जाहिल है। दे हैव लेड द इंडिया टू आई थिंक सच अ क्राइसिस के आज लोकसभा में लिटरली अभी इनकी लॉन्ड्री जो है पब्लिकली ये हालात इनके साथ बने आई थिंक पाकिस्तान जो वहाँ पाकिस्तान की मिलिट्री अल्लाह का खास करम रहा। और आगे इंशाल्लाह हम तैयार हैं। ये ऑलवेज सैटर्न जी के ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैंने कहा जी कि आप बेशक 10 मिनट की लड़ाई लड़ लें, 10 दिनों की लड़ लें, 10 महीने की लड़ लें, 1000 साल की, ये रेडी। और सर सालों से तो वो लड़ते ही आ रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश तो मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनको नाकामी हो रही है। अब आप ये नहीं समझते कि भले ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन महादेव हो या ऑपरेशन संजय दत्त उसका नाम रख दें, सनी देओल उसका नाम रख दें, लेकिन होगा पाकिस्तान को कुछ नहीं उससे। अल्टीमेटली भारत को फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान से डायलॉग ही करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आई थिंक सही कह रहे हैं आप कि लेकिन और ये इनका एक वतीरा है, इस वजह से अमरीका नाम रखता है ऑपरेशन को, वजह उसके पीछे एक बैकअप होता है उनकी मिलिट्री का, दे एक्चुअली ट्राई टू इम्प्लीमेंट। तो वो आई थिंक अभी असेंबली में भी कॉल्स आई हैं, स्पेशली साउथ इंडिया का आप देखें जो तमिलनाडु और केरला के एमपीज हैं लोकसभा में, दे वर सेइंग कि यू शुड गो इनटू डायलॉग और इनडायरेक्ट अपोजिशन जिनको मशवरा दे रही है। एंड देन आई थिंक जो पॉइंट आउट किया चिदम्बरम साहब ने पहले भी कि हाउ कुड यू डू इट विदाउट जो है बेसिकली एनी प्रूफ, आपने अटैक कर दिया एक न्यूक्लियर पावर से। और फिर आगे से बीजेपी लीडरशिप कहती थी कि आप पाकिस्तान कार्ड स्कैनर वगैरह या पाकिस्तान को फेवर करें, बट दीज आर आई थिंक ये हकीकतें हैं जिनका इदराक जो भारतीय वहां पर हो चुका। अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन एबल टू पुट सो मच ऑफ पॉइजन इन स्पेशली जो हिंदू कार्डर है, जो 35% है आपके हिंदुत्व का कार्डर है, कि वहाँ पे इनको वोट जो है मिल जाता है डिस्पाइट ऑल देयर लिमिटेशंस और जो उनके सुनाने में। लेकिन मेरे ख्याल में अभी चीजें अच्छा खुल रही है, दुनिया तंग आई हुई है, इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी नहीं है। कहने को ये कहते हैं $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, बट दे आर बेसिकली किसी ने कैलकुलेट किया था कि अंबानी अडानी और 1% निकाल में तो दे आर वर्स देन इवन सम ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। तो 95% आबादी जो है $10,000। तो ये मतलब बेसिकली पर कैपिटा इनकम उनकी बनती है। तो ये आई थिंक चीजें आगे चलेंगी। गुड थिंग इज कि लोकसभा में अच्छी डिबेट हुई है और अपोजिशन ने उनको आड़े हाथे भी लिया है। उसके बाद रिफॉर्म भारत शुड एक्चुअली रियलाइज अगर आपने रहना है खित्ते में, यू आर अ बिगर कंट्री, तो आपने सबको साथ लेके चलना है। ये जो है एरोगेंस अगेंस्ट मुस्लिम स्पेशली पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया और अल्टीमेटली दे हैव टू कम टू नेगोशिएटिंग टेबल। हाँ, अगर ये कंटिन्यू करते हैं लाइक इंडस वाटर ट्रीटी की हेल्ड ने बेस उन्होंने किया है, तो फिर ये एक वॉर लाइक सिचुएशन रहेगी एंड पाकिस्तान इज रेडी। अगर समझते हैं कि प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ वॉर में रखना तो ज्यादा नुकसान भारत को होगा। इवन एक स्टेशन को आप देखेंगे बंद, बिल्कुल सही है, एक एवरेज जो लॉस है भारत का इट इज मोर देन $1 बिलियन पर ईयर उनको पड़ेगा और इनडायरेक्ट आई थिंक लॉसेज में 1 बिलियन और ऐड कर लें। ऑलरेडी दे आर हैविंग प्रॉब्लम जो है क्योंकि एक बड़ा प्रिस्टीन किस्म का रूट है, दे हैड एक्सेस। तो ये नहीं हो सकता कि आप तो पानी बंद कर दें या थ्रेटन करें और पाकिस्तान फिर अपना लीवर इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ठीक है। राना जावेद साहब, आपको क्या लगता है, क्या मुस्तकबिल करीब में आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि भारत का जो वतीरा है डायलॉग से फरार होने का, हमेशा भारत भागता आया है क्योंकि भारत को पता है वो कुछ प्रूफ नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, कोई सबूत नहीं दे सकेंगे, उनके पास है भी नहीं। आपको लग रहा है मुस्तकबिल करीब में कोई डायलॉग का ऑप्शन हो सकता है, कोई सूरत हाल ऐसी बन सकती है जो पाकिस्तान की पॉजिटिव अप्रोच है, जो प्रोएक्टिव अप्रोच पाकिस्तान ने ली हुई है सिफारती महाज पर? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हिंदुस्तान ने अंडर बीजेपी एक पॉलिसी को जो अडॉप्ट किया है उसके तहत वो पाकिस्तान को बिल्कुल इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करें कि ये इस कंट्री विद बैड इकोनॉमी, इनके लोग अच्छे नहीं हैं। जो हिंदू माशरे के अंदर एक सुपरामिस्ट माइंडसेट है उसको वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान इंडिया का जिक्र आता था हाइफनेटेड वर्ड्स यूज होता है, और कि अमेरिका पाकिस्तान को हाइफनेट कर रहा है हिंदुस्तान के साथ हाइफनेट पाकिस्तान को किया जा रहा है। तो वो समझते कि हम तो पाकिस्तान के बराबर हमें क्यों कर दिया गया। उनका माइंड सेट है जिसे वो कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक एरोगेंस है। उसकी वजह से हिंदुस्तान को ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली लॉस हो चुका है। बांग्लादेश उनके हाथ से जाता रहा, वो मुल्क जिसको उन्होंने यकलख्त किया था पाकिस्तान से, वो उनके हाथ से इस तरह जा रहा है कि वो पाकिस्तान के बहुत करीब जा चुके हैं। चाइना ने पूरा, जिस तरह मैंने पहले कहा था, पूरे खित्ते को घेर लिया। लेकिन जो ब्रॉडर पिक्चर है, जो आपने बात की कि डायलॉग जो है, वो मेरा ख्याल है कि जब तक ये हुकूमत है मुझे नहीं लगता कि डायलॉग होंगे। अलबत्ता अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो उसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कांग्रेस का जो स्टांस है कश्मीर के ऊपर वो ये है कि इसकी आप जो इंडिया की जो यूनियन है उसके अंदर इसको एनेक्स ना करें, वो फैसला वो अंडू करेंगे। ये उनका पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको, कांग्रेस का ये भी ख्याल है कि हमने चाइना को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दिया और चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे हो गए और चाइना के साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात का चांस बिल्कुल है। लेकिन हमें एक बात जो है ज़हन में रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटजी ये रही है, खास तौर पे जो कांग्रेस की, कि हम बहुत ज्यादा श्योर करेंगे कि आज़ाद कश्मीर हमारा हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, ताकि जब पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जब भी हों तो हम ये कहेंगे कि ठीक है जी, आप अपना कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान रखें और हमारे पास जो है इसको रहने दें, जो पाकिस्तान के लिए एसेंशियली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए आई थिंक इवन कि कांग्रेस भी आ जाए तो हमारे लिए जो ऑप्शंस हैं दे आर नॉट गुड ऑप्शंस, क्योंकि हमारे जो हमें सूट करते हैं वो चिनाब फार्मूला है, जिसका मतलब ये है कि चिनाब के इस साइड के ऊपर जो मुसलमान आबादी है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए और बाकी बेशक जो हिंदुस्तान जो है वो ले ले। ये शिमला एग्रीमेंट के तहत ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगेन इस सारी सूरत हाल के अंदर जब हिंदुस्तान रीजन में कंप्लीटली आइसोलेट हो चुका है, इंटरनेशनली उसका जो भरम था वो खत्म हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी फौरी तौर पे किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। बिल्कुल ठीक है। मुनव्वर हुसैन साहब, आपको क्या लगता है, अगर अभी नहीं होते और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, पाकिस्तान अब अपने तरक्की के मोड में आ गया है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है, दीगर ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सी पैक है, सी पैक आगे बढ़ रहा है, मरहला 2 शुरू हो गया है, अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, डायलॉग नहीं हुए, दहशतगर्दी तो दोनों मुल्कों का मसला है, भारत में भी दहशतगर्दी है, भारत यहाँ पर पाकिस्तान में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करवा रहा है, फिर चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी? देखें, पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है, जिस तरह मैंने 3 C's पॉलिसीज का जिक्र किया, उसमें ये समझने की जरूरत है कि जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है वो सिर्फ चाइना के हवाले से सी पैक का नहीं है। इस वक्त आपने एक रेलवे एग्रीमेंट साइन किया हुआ है 2023 में, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने 17 जुलाई 2025 को की है, जिसमें उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में रेल रोड बिछाया जा रहा है। और इससे जो आपकी ईस्ट और वेस्ट की जो कनेक्टिविटी है वो नॉर्थ साउथ के साथ हो जाएगी। ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर तकरीबन 40% उसकी कॉस्ट कम होती है, 5 दिनों का जो सफर है वो कम होता है और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 15 मिलियन टन अशिया की आमदोरफ्त होगी और पाकिस्तान की जो पिवोट वाली हैसियत है एशिया में वो ज्यादा बढ़ते हुए आपको नजर आ रही है। भारत के हवाले से देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भारत ये कल का भारत नहीं है, भारत मुकम्मल तौर पे ट्रांसफॉर्म हो गया है। भारत डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला गया है, जिसका जिक्र अभय शुक्ला अपनी किताब डी जनरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर करते हैं। भारत जो मल्टी इथनिक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थी, अब वो एक पाइजीनियस रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के अंदर तब्दील हो गया है, जिसमें हाइपर नेशनलिज्म नजर आती है, जिसका जिक्र अगेन अभय शुक्ला अपनी किताब एक्सपेंशन ऑफ बफर जोन के अंदर करते नजर आ रहे हैं। भारत ने ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को सेकुलरिज्म से पाइजीनियस जो रिलीजियस मुद्दतवा की तरफ, जिसके अंदर आपको नाजिज्म, फाशिज्म और इसके साथ साथ जायनिज्म के उसके अंदर आपको एलिमेंट्स नजर आते हैं। भारत की तो इस वक्त कंडीशन ये, पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे, आप अभी बात कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को हमने तंदूर बना दिया
ऑपरेशन महादेव की आप बात कर रहे हैं, उसका हमने असर वही करना है जो कुलभूषण यादव का हमने तय तय किया है, इसका भी तय तय कर देंगे। और मैं ये बात नहीं कह रहा बीइंग अ पाकिस्तानी, ये परामीन साहिनी को आप पढ़िए, वो उन्होंने 5 साल पहले किताब लिखी थी जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी अगर जंग होती है दो ममालिक के दरमियान में उसका असर क्या होगा, उन्होंने कहा साबित हो गया है। अगली उन्होंने प्रेडिक्शन ये की है कि मजीद अगर जंग होती है तो भारत को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान लिटा देगा और कश्मीर उठा के ले जाएगा। कश्मीर के अंदर एक इंकरेजमेंट नजर आ रही है। ये जो हमने ऑपरेशन बयानन महसूस किया है उसके बाद उनको इंकरेजमेंट मिली है और हमें उस इंकरेजमेंट को एम्पावर करना है मजीद, बिकॉज मेरा मानना यह है कि दुनिया में आजादी की कामयाब नहीं हुई है जब तक उनको सपोर्ट नहीं मिली। अमेरिका आजादी हासिल नहीं कर सकता था जब तक फ्रांस की उसको सपोर्ट नहीं होती। अंगोला आजादी नहीं हासिल कर सकता था जब तक क्यूबा ने उसकी सपोर्ट नहीं की। भारत की कंडीशन इस वक्त यह है कि भारत के अंदर 7 सालों से 2-3 एम्बेसीज एक बंदा चला रहा था वेस्टार्क टीका के नाम से और कोई सबूर खा के नाम से, और उसने गाड़ियां रखी हुई थी, पासपोर्ट रखे हुए थे, फॉरेन करेंसी रखी हुई थी, हुंडी के जरिए कारोबार कर रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि आईबी और राह कहां थी इनकी इंटेलिजेंस 7 ईयर्स। और इससे पहले ये जो कनाडा ने NIA की जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है हरदीप सिंह के, वो उन्होंने उठा के उनके मुंह पे मारी है। मुंबई का कोर्ट है उसने रिजेक्ट की इनकी इन्वेस्टिगेशन कि मुसलमान वहां पे दहशतगर्दी करते थे, मुसलमानों को उन्होंने कोर्ट ने आजाद कर दिया। पहलगाम में उन्होंने 2 चरागों के ऊपर सारी बात को डालने की कोशिश की और वहां पे लोकल लोग खड़े हुए इनके खिलाफ प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया। तो इनकी तो इंटेलिजेंस जिसका प्राइम टास्क ये है कि वो अपने मुल्क की सिक्योरिटी की हिफाजत करें, उनका आलम तो ये है। न पहलगाम उनसे संभाला गया, न दहशतगर्दी वहां संभाली जाती है, कनाडा ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और फिर 7 सालों से एक बंदा वहां पे 3-3 एम्बेसीज चला रहा था और सबको बेवकूफ बना के बैठा हुआ था। तो उसको भारत नफसियाती तौर पे और ऑपरेशन के हवाले से, और अभी आप बात कर रहे थे आखिरी जुमला के तो बात लंबी ना हो, भारत की आर्मी जो है उसके अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन और डिसहार्मोनी आपको नजर आती है। वहां पे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट लड़ने को तैयार नहीं है और लोग भारत के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो वो आर्मी क्या खाक लड़ेगी वो। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जो पाकिस्तान को ब्लॉक पॉलिटिक्स से जोड़ने की एक कोशिश की जा रही है, भारत जो एक साजिश कर रहा है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात को इन तनाजुर में जो तोलने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा साकडार UN में मौजूद थे, वाशिंगटन में उन्होंने एक बात की कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने नहीं जा रहा, ना किसी ब्लॉक का हिस्सा बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी अच्छे हैं। आपको लग रहा है इसके पीछे एक एजेंडा है भारत का कि पाकिस्तान को फिर से एक ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ धकेल दें? इसमें आई थिंक भारत को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि दे आर बेसिकली हैविंग देयर ओन एफिलिएशन डिफरेंट ब्लॉक्स, चाहे वो ब्रिक्स और SCO जो ग्लोबल साउथ का ब्लॉक है, और फिर क्वाड में भी बैठते हैं जो टोटली एंटी चाइना और इंडायरेक्टली एंटी रशिया है। और इसी बात पे आई थिंक आपने देखा है कि दे लॉस्ट सपोर्ट ऑन बोथ साइड, स्पेशली व्हेन दे लॉस्ट इन दिस वॉर। तो अभी पाकिस्तान का मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो प्रेस्टीज है 10th के बाद कहाँ पहुंच गई है। वी डोंट नीड एनी ब्लॉक पॉलिटिक्स बिकॉज वी वर इन टर्की अभी 3 हफ्ते पहले, और वहाँ पे टर्की टर्स वर सेइंग कि एक तो बड़ा मुश्किल है बीइंग अ पाकिस्तानी बिकॉज यू फाइट द एंटायर वर्ल्ड एंड यू कैन नॉट बी ऑन द अदर साइड बिकॉज पाकिस्तानी के साथ लड़ना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ने कहा जी कि हमारा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान भारत बॉर्डर से स्टार्ट होते हैं, कह रहे हैं बिकॉज दिस इज आवर फोर्ट्रेस जो है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान फॉल करता है तो फिर टर्की पे बहुत ज्यादा इंफ्रिंज होगी चीजें एंड वी नॉट लेट इट फॉल। क्या वजह है? इतना ईरान से आपने देखा, मिडिल ईस्ट में गाने बन रहे हैं, देन अफ्रीका, साउथ एशिया में आप देखें सरप्राइजिंगली बांग्लादेश तो चले, मेजर चेंज है, नेपाल, श्रीलंका, माली, ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। तो ये है पोस्ट 10th का पाकिस्तान। वी डोंट नीड एनी ब्लॉक पॉलिटिक्स। अच्छी लोग रैली कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के चीफ IOC में ट्रेनिंग में अभी हमारे कुछ के रिटायर्ड ऑफिसर्स गए, उनको सारे लेक्चर हैं कनाडा और अमेरिका में आके आप लोगों ने किया क्या। तो एक तो ये फैक्टर। दूसरा एक आई विल जस्ट टेक अ मिनट, जो भारत का इंटरनल डायनामिक्स है, आई थिंक ये डिस्पाइट के RSS ने इस पे बड़ा आप कह लें स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा हुआ है। अंदर जो आई थिंक फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा आई वुड से कि अभी इमर्ज होकर सामने आएंगे, जो रीजन होती है। इसकी वजह ये है कि इट्स नॉट दी माइनॉरिटी विच इज सफरिंग। इंडिया में मंडल कमीशन रिपोर्ट अगर आप देखें, इट्स अ मेजॉरिटी विच इज सफरिंग। अगर 23% ब्राह्मण के क्षत्रिय वैश्य निकालें जो अपर कास्ट विच इज ओवरवेलमिंग अवेलेबल या कह लें प्रेजेंट है उनकी जुडिशरी में, फौज में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, बैंकिंग सेक्टर में, बिजनेस में,
बाकी 77% डिसएनफ्रेंचाइज है। उसकी मैं आपको ब्रेकडाउन दे देता हूँ। उसमें तकरीबन 25-30 करोड़ मुसलमान है, देन 22 करोड़ दलित है, फिर जो तीसरा है जो वरना में लेकिन लास्ट कास्ट आती है वो भी बेचारा बेसिकली डिसएनफ्रेंचाइज है, 40 करोड़ है। तो फिर आप सिखों को शामिल कर लें, देन यू हैव क्रिश्चियंस है, फिर आदिवासी है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा ट्राइबल लोग। तो ऑल टोल्ड इट इज दैट आई वुड से 23% जो अपनी रिट जो है थ्रू आरएसएस जो है इन्होंने स्ट्रेंग होल्ड किया हुआ है। एंड नाउ दिस इज गोइंग टू स्टार्ट ब्रेकिंग। जस्ट इमेजिन कि भारत का फिर क्या अक्षर होगा, बिकॉज देखिए मुसलमानों को आप डेली लिंच करेंगे, आप पुश करेंगे, आप जलील करेंगे, इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ यार डोंट एक्ट लाइक लैम। अगर 2.5 करोड़ सिख जो है अपने जब भी राइट की बारी आती है तो रैली करके दिल्ली के दरवाजों पे जाके ब्लॉक कर देता है। तो आप वहाँ पे एंड देयर आर कंसंट्रेशन के एरियाज लाइक केरला इज 50% मुस्लिम, देयर आर डिस्ट्रिक्ट जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। आप वेस्ट बंगाल चले जाएं, ऊपर चले आसाम में, बिहार में, इवन दिल्ली, वेस्ट दिल्ली 25% मुस्लिम। तो थोड़ा आप जान पकड़ें और ये टाइम आएगा। देखें नो नेशन वुड लाइक कि उनको स्प्रेस किया जाए। नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग भी उनको कहना पड़ा, अजमेर शरीफ के जो मुतवल्ली उन्होंने भी कहा जी कि आप कहाँ तक ले जाएंगे, देन वी फाइट। मेरे ख्याल में टाइम जल्दी आ जाएगा। दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी अपनी भविष्यवाणी है जिसको भविष्य मालिका कहते हैं, एक बुक है जो आज से काफी अर्सा पहले लिखी है और ज्योतिषी बड़ा बिलीव करते हैं देश से कि 2023-24 से डाउनफॉल शुरू होगा, सिविल वॉर कमिंग टू इंडिया। ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन ज्योतिष, ये खुद कह रहे हैं कि 2030 तक अभी बड़ी बुरी हालत होनी है भारत के अंदर, प्रॉब्ली देश से 2037 में जाकर रीग्रुप होगा। तो अपनी जो आई थिंक भविष्यवाणी है वही पढ़ लें, अपनी ज्योतिषों पे यकीन कर लें। बट आई सी अ वेरी डार्क आई थिंक टाइम कमिंग फॉर इंडिया। तो नाउ देयर विल बी अ क्लैश। अभी आप देखेंगे एंड आई से कि पाकिस्तान ने हेल्प किया है टू आई वुड से कि इंडियन अवाम को हेल्प किया। तो इतना ज्यादा इनकी दहशत थी आरएसएस की। टुडे नाउ असेंबली में बड़े से बाद ये डिबेट हुई है, आम अवाम सोशल मीडिया पे आप देख लें, गोदी मीडिया को कॉर्नर कर दिया बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने आई वुड से कि ऑलमोस्ट एक नॉनसेंस क्रिएट की, वो इतने बुरी तरह एक्सपोज हुए। तो ऑल टोल्ड आई थिंक इंडिया अल्टीमेटली दे कैन टेक एन एडवाइस कि अगर आप नेबर्स के साथ इंसानों की तरह रहे तो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर डेवलपमेंट। लेकिन जिस तरह आई थिंक मेंशन किया डॉक्टर साहब ने भी, आई डोंट फोर्स यू कि ये जो एरोगेंट पार्टी बैठी हुई है, ये आज मोदी की आपने कल तकरीर सुनी हो तो अभी तक जो है इंडर क्वार्टर टीवी पे इतना ज्यादा गमोसा कर रहा था जी कि बड़ी गलती नहरों से एंड ऑल दैट। तो लेकिन ये जरूर है कि आई फील कि बनिया इज इधर एट योर थ्रोट और एट योर फीट। अगर आप तगड़ा जवाब देंगे तो आपके कदमों पे आएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया विल हैव वेरी बैड टाइम अहेड। बिल्कुल ठीक है। आखिर पर राना जावेद साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और जो हिंदुस्तान के अंदर जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एक मिलिटरीली एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले तो पाकिस्तान का राइज ऊपर बहुत जल्दी हो सकता है। और मेरा ख्याल ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इंटरनल अनरेस्ट है, मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं बलोच सेपरेटिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनल मैं जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। और जैसे ही हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो जेन्युइन डेमोक्रेटिक सेटअप और जहाँ पे रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो जाएगा, आई थिंक दैट इज वेयर आवर राइज विल स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया और मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत ही शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।